हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था जेनेटिक कोड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड, तो म्यूटेशन क्या होती हैं? चेंज इन बेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी चेंज होना म्यूटेशन कहलाता है। इस जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है, जो म्यूटेशन है, जो बेसिस हैं डीएनए और आरएनए के, उनके बीच में कोई चेंज आता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन हो जाना। ठीक है। और जेनेटिक कोड क्या है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि जेनेटिक कोड क्या है, एक कॉम्बिनेशन है बेसिस का, जैसे कि जो ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जा रहे थे। ठीक है। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, जो अमीनो एसिड हैं और न्यूक्लियोटाइड है डीएनए आरएनए, उनके बीच में रिलेशन क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड। ठीक है। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ कि जो जेनेटिक कोड है उनमें चेंज होना क्या कहलाता है? म्यूटेशन। ठीक है। तो अब एक बार रीड कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर द बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। तो जो रिलेशनशिप है जीन्स और डीएनए के बीच, वो किससे अच्छे से अंडरस्टूड समझ आता है हमें? म्यूटेशन स्टडी करके। तो एक बार म्यूटेशन को हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में लेटर, कौन से हैं? जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। अब इनसे क्या बन रहा है? इनसे कोई वर्ड बन रहा है, जैसे कि RAT रैट बन गया। ठीक है। MAN मैन बन गया। अब ये जो वर्ड हैं, ये लेटर मिलके क्या बने? वर्ड बने। ठीक है। उसी तरह जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जैसे कि A, T, G, C, ये मिलके क्या बनाते हैं? जीन्स। जीन्स कौन से हो गए? जैसे बन गया ये एक जीन बन गया ATGTAG। ठीक है। तो अब जो ये जीन्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनको मिलके क्या बना रहे हैं? वो जीन्स बना रहे हैं। ठीक है। जैसे कि ये कोरिलेटेड है ना, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं ABCD, ये मिलके वर्ड बना रहे हैं। उसी तरह जो डीएनए के ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं? जीन्स बना रहे हैं। ठीक है। तो वही है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए किससे अंडरस्टूड होता है अच्छे से? म्यूटेशन से। तो वो हम आगे देखेंगे। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 5। जो चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने जो म्यूटेशन थी उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड अरेंजमेंट इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड। तो जो डीएनए है उसकी सेगमेंट में डिलीशन और रीअरेंजमेंट होना क्या है? इजीली कॉम्प्रीहेंड, यानी कि कंप्लीटली अंडरस्टूड है। ठीक है। जिसको हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि जो डीएनए है उसकी सेगमेंट में अगर डिलीशन हो रहा है तो क्या होता है, और जो रीअरेंजमेंट है वो हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये क्या करेंगे? आगे म्यूटेशन कॉज करेंगे। ठीक है। जो हम समझते हैं आगे। जैसे ये क्या है? डीएनए। ठीक है। अब ये डीएनए पे कौन से बेसिस प्रेजेंट हैं? जैसे CG। ठीक है। ये जो बेसिस हैं वो डीएनए के एक सेगमेंट पे प्रेजेंट हैं। अब इस जो पोर्शन है, सेगमेंट है डीएनए का, इसमें क्या हो जाता है? कुछ डिलीट हो जाता है। जैसे कि ये यहाँ से T क्या हो गया? डिलीट हो गया। बचा क्या? ACGT। ठीक है। आगे कुछ और होगा। तो अब ये डिलीट हो गया T, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है। कुछ डिलीट हुआ है यहाँ पे। उसी तरह डीएनए के स्ट्रैंड पे अब जो आगे क्या होता है, जैसे ये बेसिस थे ATCGT, अब यहाँ पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट, यानी कि जो ये T है वो इधर चला गया, इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है। ये G इधर शिफ्ट हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो ये डीएनए का सेगमेंट है इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है बेसिस का, जिसकी वजह से क्या होता है? म्यूटेशन। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? अगर डीएनए के किसी सेगमेंट में डिलीशन हो रहा है बेस का, या फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो वो क्या कॉज करेंगे? म्यूटेशन कॉज करेंगे। इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो एज फंक्शन। तो ये क्या होगा? अगर डिलीशन होगा तो जो जीन है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और अगर रीअरेंजमेंट हो जाता है या फिर कोई और जो बेस है वो वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो उसमें गेन हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होती है? म्यूटेशन होती है, चेंज आ जाता है।
एंड द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन हेयर। तो अब देखते हैं कि जो पॉइंट म्यूटेशन है वो क्या होती है। A classical example of point mutation is a change of single base pair in a gene for a beta globin chain that result in the change of amino acid residue glutamate to valine. It result into a disease condition called a sickle cell anemia. तो point mutation क्या हुआ? Change in single base pair, ठीक है। अब क्या हो रही है? point mutation हो रही है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि जो सिंगल बेस पेयर है डीएनए का, उसके अंदर क्या हो जाती है? चेंज आ जाती है। जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इधर ये है ए, ये किससे पेयर करता है? टी से, ठीक है। अब इनके बीच क्या है? ये बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो बेस पेयर बन गया, इनके बीच में कोई चेंज आता है, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक जो सिंगल बेस पेयर है उनके बीच चेंज आने को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है वो किस में देखने के लिए मिलती है? सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह क्या आ जाता है डिजीज़ में? वेलिन आ जाता है। वो हम देखते हैं एक बार और फिर से। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है? ये नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी होती है राउंड ओवल शेप की, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? सिकल शेप हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो आरबीसी है ना उसकी क्या होगी? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फिर वो जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन कम सप्लाई हो पाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, क्यों होता है ये? जो आरबीसी है उसमें क्या होता है? उसके अंदर होता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या बनती है? बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। अब जैसे ये है HB जीन, ये नॉर्मल जो आरबीसी था उसका HB जीन है। ये क्या करेगा? अपना जो कौन सा बेस बनाएगा? GAG डीएनए पे। इसके अपोजिट कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री बनता है फिर? CTC। अब जो mRNA बनेगा वो इसमें कौन सा बनेगा? इसके अपोजिट जो ये स्ट्रैंड था GAG, ठीक है। ये क्या बन गया? mRNA। अब ये जो mRNA में GAG बना है किसको कोड कर रहा है? ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। ये बन रही है ग्लूटामिक एसिड। अब ये जो सिकल सेल की आरबीसी थी यानी कि डिजीज्ड है ना ये, तो डिजीज्ड कंडीशन में क्या होगा? जो HB जीन है वो क्या करेगा? आगे जो इसके डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे वो GTG, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट जो म्यूटेशन है वो हो रही है इसमें, क्योंकि एक ही जगह क्या आ जाता है? T। अब इसकी अपोजिट क्या बनेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री T, CAC, ठीक है। अब जो mRNA बना वो कौन सा बना? GUG। तो अब ये GUG किसको कोड करता है? वलीन को। इससे कौन सी अमीनो एसिड बनी? वेलिन, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ था? कि जो डिफेक्टिव यानी कि ये डिजीज़ कॉज्ड है और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी वो कैसी होती है? नॉर्मल। और इसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन बनती है वो कैसी होती है? डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ ये जो पॉइंट म्यूटेशन हुई है यहाँ पे, ये तो नॉर्मल आरबीसी थी, इसमें यहाँ पे क्या होगी? पॉइंट म्यूटेशन होगी जो बेस पेयर थे उनके बीच, ठीक है। तो इसलिए कौन सी डिजीज़ हुई? सिकल सेल एनीमिया। सिर्फ जो सिंगल बेस पेयर थे उनमें क्या होने की वजह से? चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो अब जो और भी डिजीज़ हैं जो म्यूटेशन की वजह से होती हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, उसमें भी क्या होता है? म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ होती है। ये होगी सिकल सेल एनीमिया जो पॉइंट म्यूटेशन से हो रही थी। एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक फिनाइल कीटोनूरिया। ये सारी डिजीज़ किससे हो रही हैं? म्यूटेशन यानी कि बेसिस में चेंज होने की वजह से, ठीक है। Effect of point mutation that insert or deletes a base in a structural gene can be better understood by following simple example। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे कि जो ये पॉइंट म्यूटेशन है वो किस तरह से हो रही है। Consider a statement that is made up of following words each having a 3 letter like genetic code। तो इंग्लिश के लेटर्स लिए हैं यहाँ पे 3 के ग्रुप में, क्योंकि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो किस में होते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब इसने क्या लिया है? इसमें राम हैज़ रेड कैप, ठीक है।
अब ये इन्होंने क्या लिए, लेटर लिए जो कि जेनेटिक कोड की तरह ही। इफ़ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज़ एंड रेड द अरेंजमेंट स्टेटमेंट वुड रीड एज फॉलोज। अब क्या हुआ, इन्होंने जो राम हैज़ और रेड के बीच में क्या किया, बी लेटर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो जेनेटिक कोड थे उनमें रीअरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो जेनेटिक कोड हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में ही मिलते हैं। तो अब जब इन्होंने बी इंसर्ट कर दिया तो क्या हुआ, राम हैज़, फिर यहाँ पे ये चेंज हो गया क्योंकि ये जो डी था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बी है वो यहाँ पे आ जाएगा, बी आर ई, डी आगे शिफ्ट हो गया, बचा डी सी ए, और पी क्या हो गया, फिर आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली इफ नाउ इंसर्ट टू लेटर एट द सेम प्लेस, से बी आई, नाउ इट वुड रीड। अब क्या हुआ, इन्होंने बी की जगह आई भी इन्होंने और इंसर्ट कर दिया, यानी कि अब दो लेटर इन्होंने शिफ्ट कर दिए, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, राम हैज़, फिर इन्होंने दो लेटर ऐड किए, तो जो इसमें ई था वो क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। अब इधर क्या बचा, आर, फिर इधर बचा ई डी सी, और जो इधर ए था वो भी आगे शिफ्ट हो गया पी के साथ, ठीक है। नाउ वी इंसर्ट थ्री लेटर टुगेदर, से बिग द स्टेटमेंट वुड रीड। अब क्या हुआ, इन्होंने थ्री लेटर ऐड कर दिए पूरे, जो एक ट्रिपलेट जो जेनेटिक कोड होता है वो इन्होंने पूरा का पूरा इसमें अलग शिफ्ट कर दिया, अलग इंसर्ट कर दिया। तो इसमें क्या बना आगे, राम हैज़ बिग रेड कैप, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जब दो या एक ही लेटर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है, आगे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो रीअरेंजमेंट हो रही है। लेकिन अगर हम थ्री लेटर इंसर्ट कर रहे हैं, इनकी पूरा एक जो जेनेटिक कोड है पूरा क्या कर रहे हैं, इनमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई। जैसा यहाँ पे था पहले वैसा ही यहाँ पे था, जैसे राम हैज़ रेड कैप, तो राम हैज़ रेड कैप, लेकिन बीच में क्या हो गया, इसमें एक और जेनेटिक कोड ऐड हो गया है, ठीक है। लेकिन जो पहले और बाद के जो रीडिंग फ्रेम था उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना, वो तो ऐसे ही है, राम हैज़ रेड कैप, बीच में एडिशन हुआ है बस। द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर आर ई एंड डी वन बाय वन एंड द अरेंजमेंट द स्टेटमेंट टू मेक अ ट्रिपलेट वर्ड। अब क्या हुआ, इन्होंने इसमें डिलीशन किया, जैसे इधर एडिशन किया था बी आई और जी का, इसमें इन्होंने क्या किया, आर ई डी को डिलीट कर दिया। इसमें क्या था, राम हैज़ रेड कैप, ठीक है। अब इन्होंने आर को डिलीट किया, यहाँ से आर ई डी था ना रेड, अब आर को डिलीट किया तो क्या बचा, ई डी सी, और कैप का सी इधर आ गया तो ए पी बचा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये था इधर राम हैज़ रेड कैप, ये स्टेटमेंट थी। फिर उन्होंने क्या किया, इस आर को क्या कर दिया, डिलीट, तो क्या बचा, राम हैज़ ई डी सी इधर आ जाएगा, इधर बचा ए पी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, दो लेटर को डिलीट कर दिया, अब ई भी डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ से ई डिलीट किया तो राम हैज़ तो ऐसे कैसे रहेगा, ई डिलीट किया तो बचा क्या, डी सी ए, और पी क्या हो गया अलग। फिर इन्होंने तीन लेटर यानी कि डी को भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट हो जाएगा इधर से डी भी, तो क्या बचेगा, सी ए पी, पी इधर आ जाएगा, क्योंकि जो जेनेटिक कोड है वो किस में पाए जाते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में, तो इनको ट्रिपलेट बनना है, ठीक है। तो सी ए पी बन गया। अब क्या बना इधर, राम हैज़ कैप, यानी कि पूरा जो रेड था वो क्या हो गया, इधर से डिलीट हो गया, ठीक है। द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि ऑब्वियस मतलब होता है क्लियर एंड अंडरस्टूड। तो इससे हमें ये कंक्लूजन हमें क्लियर है कि जो ये जेनेटिक कोड थे उनमें क्या हुआ है, डिलीशन और एडिशन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिस पॉइंट पे हम लोग इंसर्शन या डिलीशन कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद का जो रीडिंग फ्रेम था वो चेंज हो गया था। लेकिन उससे पहले जो रीडिंग फ्रेम था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो जैसा था वैसा ही रहा। जैसे कि राम हैज़ तो हर किसी में यही रहा था ना, राम हैज़ राम हैज़ राम हैज़। जो म्यूटेशन या चेंज हुआ था वो कब हुआ था, हैज़ के बाद।
तो इसीलिए जो रीडिंग फ्रेम से पहले का जो फ्रेम था उसमें कोई भी क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। तो जो इंसर्शन और डिलीशन हो रहा था एक और दो बेसिस का, वो क्या कर रहा था, जो रीडिंग फ्रेम था उसको क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। कहाँ से, जहाँ से जो पॉइंट इंसर्शन या डिलीशन हो रहा था वहाँ से। जैसे इसमें हमने देखा, जैसे यहाँ पे इंसर्शन हुआ था BI, तो इसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम था ये चेंज हो गया आगे का, BIR EDC AP, है ना, लेकिन इससे पहले कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरह जब हमने डिलीशन किया था तो राम हैज़ तो यही था, फिर जो चेंज हुआ था वो यहाँ से हुआ था जहाँ से हमने डिलीशन किया। जैसे यहाँ से डिलीट किया था R, तो यहाँ पे क्या बचा था EDC, ये रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। यहाँ पे भी हमने जब R और E क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या बचा DCA। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से आगे से जो रीडिंग फ्रेम था वो चेंज हो गया, लेकिन इससे पहले रीडिंग फ्रेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, हाउएवर सच म्यूटेशन आर रेफर टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस। तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन का क्या मतलब हुआ कि जैसे P जो था ना वो आगे शिफ्ट हो गया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ B बिटवीन हैज़ एंड रेड। ठीक है, जब हैज़ और रेड के बीच में B इंसर्ट हुआ तो जो P था वो क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। इसी को क्या बोला है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। और डिलीशन म्यूटेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ से जब R को डिलीट कर दिया, राम हैज़ रेड कैप था, अब यहाँ से R को डिलीट किया तो क्या बचा EDCAP। ठीक है, तो ये हो गई डिलीशन म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ से R क्या हो गया, डिलीट हो गया। और फ्रेम शिफ्ट का मतलब जो P है वो आगे शिफ्ट हो गया। और जैसे इसमें ED था, वो जब R जब इसमें क्या हुआ, इंसर्ट हुआ, तो जो C था वो क्या हो गया, आगे शिफ्ट हुआ। फिर ऐसे करके ये आगे शिफ्ट होते गए। Insertion or deletion of three or its multiple bases insert or delete in a one or multiple codon, hence one or multiple amino acids, and reading frame remains unaltered from the point onwards। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 3 या उसके मल्टीपल को, जैसे 3 का मल्टीपल क्या है 3, 6, 9, 12, ठीक है, अगर आप 3 बेसिस या उनके मल्टीपल को, जो बेसिस हैं उनको इंसर्ट या डिलीट करते हो, या फिर एक से ज़्यादा जो कोडोन है उनको इंसर्ट या डिलीट करते हो, क्योंकि जो 3 बेसिस हैं तो इसका मतलब वो क्या है, कोडोन है ना, क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म में ही पाए जाते हैं कोडोन्स। ठीक है, यानी कि एक कोडोन हो गया 3 बेसिस। तो अगर आप एक कोडोन या उससे ज़्यादा जो कोडोन्स हैं उनको इंसर्ट या डिलीट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप या तो एक से ज़्यादा जो अमीनो एसिड हैं उनको भी क्या कर रहे हो, इंसर्ट या डिलीट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो कोडोन है वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रिपलेट फॉर्म है, जैसे हमने देखा था GUG किसको कोड कर रहा था, वेलिन को, और यू किसको कोड कर रहा था, फिनाइल एलिनिन को। तो ये क्या कर रहे हैं, जो जेनेटिक कोड है ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जा रहे हैं, एक कोडोन किसको कोड कर रहा है, एक अमीनो एसिड को। ठीक है, अगर हम 2 से ज़्यादा जो कोडोन है उनको डिलीट या इंसर्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी डिलीट या इंसर्ट होंगे। ठीक है, अब जैसे ये GUG है, ये क्या है, एक कोडोन जिसको कोड कर रहा है किसको, वेलिन को। उसी तरह यू क्या है, दूसरा कोडोन है जो किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलिनिन को। तो ये क्या कर रहे हैं आगे, जैसे अगर एक कोडोन है वो इंसर्ट हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक अमीनो एसिड जो पूरा है वो भी क्या हो रहा है, इंसर्ट या डिलीट। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि जो कोडोन अगर ट्रिपलेट फॉर्म में है तो वो क्या कर रहे हैं, क्या एक अमीनो एसिड को क्या कर रहे हैं, डिलीट या इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ, रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, जिस पॉइंट पर हम लोग इंसर्शन या डिलीशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जब इन्होंने इंसर्ट किया था B को, रेड के आगे जैसे रेड कैप था, तो हैज़ और रेड के बीच जब B को इंसर्ट किया तो क्या हुआ, जो रीडिंग फ्रेम था वो आगे का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, लेकिन जो पहले का रीडिंग फ्रेम था वो तो सेम ही रहा था। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। यानी कि जिस पॉइंट पर आप जो 3 बेसेस हैं उनको क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, यानी कि एक बेस को अगर आप इंसर्ट करते हो तो क्या होता है, आगे का जो फ्रेम है वो चेंज होता है। लेकिन अगर ऐसा आप
तभी कर सकते हो जब एक या दो लेटर में कोई चेंज हो रहा है। लेकिन आप पूरा ट्रिपलेट फॉर्म यानी कि पूरा का पूरा जो कोडॉन है एक यानी कि 3 जो बेसिस हैं उनको आप इंसर्ट कर देते हो। जैसे यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया था राम हैज़ बिग रेड कैप, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ना तो उस पहले का जो रीडिंग फ्रेम था वो चेंज हुआ, ना ही जो इंसर्शन था उसके बाद का रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ, क्योंकि राम हैज़ पहले भी था और रेड कैप उसके बाद में भी था। बीच में क्या आ गया था, बिग कैप। जैसे ये क्या था, रीडिंग फ्रेम, जिसमें क्या हुआ कि जो रीडिंग फ्रेम होता है, अगर हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो 3 लेटर्स हैं उन्हीं को क्या किया यहाँ पे, तो 3 बेसिस को इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कोडॉन है, क्योंकि कोडॉन क्या होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में। अब ये जो कोडॉन है अगर हमने इनको इंसर्ट किया है तो इसका जो पहले वाला रीडिंग फ्रेम था उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, और इसके बाद जो रीडिंग फ्रेम था उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो रीडिंग फ्रेम पहले था वो क्या था, राम हैज़ रेड कैप। इसके बीच में क्या इंसर्ट हो गया, पूरा का पूरा एक कोडॉन क्या ऐड हुआ, BIG बिग, यानी कि राम हैज़ बिग रेड कैप, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई शिफ्ट नहीं हुआ ना आगे। जैसे उसमें एक या दो जो बेसिस थे उनको जो ऐड करने से हो रहा था, जैसे कि खाली जब R को इंसर्ट किया था आगे, जैसे B अगर इंसर्ट किया तो जो D था वो आगे शिफ्ट हो गया। उसी तरह जब B और I को क्या किया, इंसर्ट किया, तो आगे जो ये E और D था ये क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमने पूरे 3 लेटर्स 3 बेसिस को इंसर्ट किया तो जो रीडिंग फ्रेम था उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि आप जिस पॉइंट पर जो 3 बेसिस हैं उनके या फिर उनके जो मल्टीपल हैं बेसिस के उनको इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो तो उसके आगे का जो रीडिंग फ्रेम है उसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो बेसिस हैं अगर वो 3 के कॉम्बिनेशन में 3 बेसिस हैं या फिर उनके मल्टीपल हैं, जैसे 6 है, 9 है, अगर हम इनको इंसर्ट करते हैं ऐसे, जैसे BIG, यहाँ पे हम कुछ और भी ऐसे एक और 3 जो बेसिस हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो आगे का ये है फ्रेम शिफ्ट जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।